हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। कहने का मतलब मोशनल ईएमएफ के ऊपर जितने भी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे उसे हम यहाँ कवर करेंगे। अब तक हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के ऊपर 7 से 8 लेक्चर लाए हैं, और जहां पर हमने सारी बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट और जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे चीजों को कवर किया। लेकिन यहां पर जितने भी आज आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कवर करेंगे मोशनल ईएमएफ के ऊपर। तो जो बच्चे भाई पिछले लेक्चर्स ना देखे हो मोशनल ईएमएफ के, वो यहां पर उन्हें समझने में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन मैं पुरानी चीजें बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा सा लेक्चर, एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। चलो भाई मान लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमने कहा कि हम एक रेलवे ट्रैक लाएंगे, ठीक है। पहले हम एक रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, ठीक है। रेलवे ट्रैक तो देखा भाई नहीं सर हमने, ठीक है। देखो रेलवे ट्रैक हम ऐसे बिछा दिए, ठीक है। हमने जो है यहां पर एक रेलवे ट्रैक को बिछाया इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई भैया रेलवे ट्रैक, चले गए बढ़िया से रेलवे ट्रैक और बिछा के चले आए। तो एक इंसान ने हमसे कहा कि भाई एक काम करो, ये जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया है ना, इसके बीच में जो है एक रॉड को लाओ, मेटल की रॉड होनी चाहिए। एक रॉड लाएंगे और इस जो हमारा ये रेल की पटरियां हमने बिछाई है रेलवे ट्रैक, इसके बीच में हम एक रॉड को लाएंगे और उस रॉड को लाके यहां फिट कर देंगे। मेटल की रॉड लाएंगे भाई, रेलवे ट्रैक जो हमने बनाई है दोनों, इनके बीच में हम एक मेटल की रॉड को लाएंगे। तो यहां पर हम एक मेटल की रॉड को लाए और यहां पर हमने बढ़िया जैसे फिट कर दिया, ठीक है। तो ये रही हमारी मेटल की रॉड, ठीक है। अब ये मेटल की रॉड क्या है, रेलवे ट्रैक के बीच में हमने लाके बढ़िया से फंसा दी। अब हमने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी ये मेटेलिक रॉड है इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाना चाहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है कि भैया फिक्स है वेलोसिटी। आज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 400 साल बाद भी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो इस तरीके की कहानी, कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा रहे हैं। डायरेक्शन देख लो भाई, ये हमारा ये मेटेलिक रॉड है और ये रॉड जो है हमारा वी नॉट, जो हम वेलोसिटी की वैल्यू मान रहे हैं उस वेलोसिटी को हम वी नॉट कह देते हैं। वी नॉट मान लिया, जो मतलब जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको हमने वी नॉट माना है। तो एक मेटेलिक रॉड है, रेलवे ट्रैक के बीच में एकदम हमने फिट कर दिया और कांस्टेंट वी नॉट वेलोसिटी से भगाए जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमने कहा कि और थोड़ा कहानी बनाते हैं। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछा दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछा दो रेलवे ट्रैक के चारों तरफ, या फिर दूसरी भाषा में मेटेलिक रॉड के चारों तरफ। देखो ये और ये रेलवे ट्रैक और ये जो सीधी जा रहा है ये मेटल की रॉड, ठीक। अब हमने कहा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाएंगे रेलवे ट्रैक के चारों तरफ। अब बात आई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बिछाना चाह रहे हैं इस रेलवे ट्रैक के चारों तरफ, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। हमने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बिछाएंगे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। तो जब भी हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेते हैं जो अंदर की तरफ जा रही हो, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो हम वही यहां भी करेंगे। हम ले आए भैया बढ़िया सी एक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जिंग 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 जिंग, ठीक है। बढ़िया से हम मैग्नेटिक फील्ड लाए और हमने जो है रेलवे ट्रैक के चारों तरफ बढ़िया से फैला दिया। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। और भैया मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं भैया, बी। तो हमने क्या किया, एक रेलवे ट्रैक लाया, ये रही हमारी रेलवे ट्रैक दोनों। फिर हमने एक रॉड लाई, रॉड को कांस्टेंट वी नॉट वेलोसिटी से भगाया और फिर हमने क्या किया, रेलवे ट्रैक के चारों तरफ या फिर बोल सकते हो रॉड के चारों तरफ हमने जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिछा दी ढेर सारी, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यहां लिख सकते हो भाई इनवर्ट्स, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसका डायरेक्शन कैसा है भैया, इनवर्ट्स, अंदर की तरफ है। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सब अंदर की तरफ है। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, इतनी कहानी तो समझ में आ गई कि वी नॉट से भाग रहा है ये, हाँ ठीक सारी कहानी। अब इन्होंने कहा कि बताओ अगर ये कहानी है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये मेटेलिक रॉड है जो कि स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग रॉड लिख लो, मेटेलिक रॉड लिख लो। ये क्या है, मेटेलिक रॉड, ये वाली, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है मेटेलिक रॉड। क्या है ये है हमारी मेटेलिक रॉड, ठीक है। और ये ट्रेंडिंग जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है दोनों, ये क्या है, रेलवे ट्रैक है, ठीक। चलो अब इन्होंने कहा कि भैया बताओ अगर ये रॉड वी वेलोसिटी से भाग रहा तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। कहने का मतलब कितना ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ क्या है भाई, एक तरीके का पोटेंशियल। अब बात आई मोशनल ईएमएफ की, बताते हैं क्या, सुनो क्या पढ़ा था हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में। हमने मोशनल ईएमएफ का डिफिनेशन ये पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, याद करो कि जब भी कोई रॉड वी वेलोसिटी से भागेगी और उस रॉड का लेंथ मान लो कुछ है, मान लेते हैं स्मॉल एल है, इस रॉड का लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल है, ठीक है। ये रॉड की लेंथ हमने क्या पढ़ा था मोशनल ईएमएफ में
कि अगर कोई रॉड है और उस रॉड का लेंथ स्मॉल एल है या फिर एल है और वो रॉड किसी v वेलोसिटी से भाग रही, v नॉट भी मान सकते हो, कुछ भी, मतलब कोई रॉड है उसकी कुछ लेंथ हो, कुछ वेलोसिटी से वो भाग रही हो और किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट भी है वो रॉड, तब जो ईएमएफ बनाएगा वो रॉड, उसी ईएमएफ को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ये तो हमने पढ़ा था ना, ठीक, पढ़ा था कि नहीं? यही तो होता है मोशनल ईएमएफ कि भाई कोई रॉड है वो v वेलोसिटी से भाग रही है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है और उसका कुछ लेंथ भी है, तो वो रॉड क्या करेगी, कुछ ना कुछ ईएमएफ बनाएगी, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेगी, उसी को हम बोलते हैं क्या, मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ का एक फॉर्मूला क्या आया था भाई, हमने ये भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था BVL, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन ही क्या पूछा, यही होता है मोशनल ईएमएफ, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, बताया था हमने, रिवाइज हो गया। सुनो, अब इन्होंने हमसे कहा बताओ, इन्होंने हमसे कहा पहला पार्ट, इन्होंने हमसे कहा कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम दिस रॉड। भैया जो ये रॉड मोशन में है, जो v नॉट वेलोसिटी से भाग रहा है, इस रॉड की वजह से कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। कहने का मतलब कि इन्होंने हमसे कहा फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि भाई कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम दिस रॉड, इस रॉड की वजह से कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमको बताना। ये तो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट है भाई, ईएमएफ इंड्यूस होना तय। अगर कोई रॉड लेके v वेलोसिटी से भगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख के आओगे, तो वो ईएमएफ पैदा करेगा ही, चाहे जो हो जाए। तो उसी ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल लो, मोशनल ईएमएफ बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फ्रॉम दिस रॉड, तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हो भाई। जो ईएमएफ पैदा हो रही थी वो इंड्यूस्ड हुई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसको हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो या मोशनल ईएमएफ इंड्यूस लिखो, कि एक मोशनल टाइप की ईएमएफ इंड्यूस हुई, ठीक है। चलो, तो हमने क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है B × V × L। एक और फॉर्मूला हमने इसका डिराइव किया था, खैर इसका उसका जरूरत पड़ेगा नहीं, क्या डिराइव किया था, E = हमने क्या डिराइव किया था, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर L। ये भाई पिछले लेक्चर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पिछले लेक्चर्स में डिराइव किया था हमने, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसी काम हो जाएगा। क्यों, सुनो, एक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो जा रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, जो रॉड का लेंथ है, और ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रॉड भाग रही, अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ये तीनों चीजें अगर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना गई, तो समझ जाओ कि वहां पर जो मोशनल ईएमएफ बनेगी उस रॉड की वजह से, उसकी वैल्यू BVL होगी। डायरेक्ट ये आता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वही तो यहां पे हो रहा है, ध्यान से देखो क्या कहानी बन रही है। यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, रॉड की वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ये रही रॉड की वेलोसिटी, ऐसे, ये रॉड की वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और हमारा थंब जो है ये लेंथ वेक्टर को दिखा रहा है, ये देखो लेंथ वेक्टर। अब ध्यान से देखो, तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे, और जब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये, और ये हमारा वेलोसिटी और ये लेंथ, जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो वहां पर जो मोशनल ईएमएफ बनता है, वहां पर जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है रॉड की वजह से, उसकी वैल्यू हमारी BVL कहीं डायरेक्ट आती है। क्या होती है, BVL। प्रूफ करके कितनी बार बताया, वेक्टर V क्रॉस B डॉट वेक्टर L सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। हमने कितना सॉल्व करा इन चीजों को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है B, जिसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं V से, V नॉट है, और लेंथ वेक्टर हमारा जो कि रॉड का लेंथ है वो कितना है, L है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो हमने पढ़ा सीधा, ये करने की जरूरत नहीं सॉल्व करने की, कई बार सॉल्व कराया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। डायरेक्ट हमारा मोशनल ईएमएफ BVL आ जाता है। तो यहां पर हमारी मोशनल ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो गई, BVL। तो इन्होंने जो हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या बोलते हैं पूछा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो कितना इंड्यूस होगा, BVL, सीधा ये होगा। तो हमारी मोशनल ईएमएफ कितनी आ गई, हमारे मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ गई कितनी भैया, हमारे मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ गई BVL, और मोशनल ईएमएफ को हम E से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मोशनल ईएमएफ की कहानी निकल गई। अब इन्होंने हमसे कहा भाई एक नई कहानी पूछी, इन्होंने हमसे कहा कि ये बताओ कितना करंट होगा। क्योंकि एक चीज ध्यान से सुनो, क्या पढ़े हम कि जहां पर ईएमएफ है, ध्यान से,
जहां पर ईएमएफ बन रही है वहां पर करंट पक्का पैदा होगा, वहां पर करंट पक्का है कि इंड्यूस होगा। इंड्यूस मतलब बनना, कि भाई जहां पर किसी भी तरीके का ईएमएफ बन रहा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल, जहां पर किसी भी तरीके का पोटेंशियल बने या जहां पर किसी भी तरीके का ईएमएफ बने वहां पर करंट का बनना तय है, वहां पर एक करंट पक्का है कि करंट इंड्यूस होकर रहेगी। क्यों भैया? ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या है? अब ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगा भाई, जिस चीज में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वो चीज एक बैटरी बन जाता है। और बैटरी का कैरेक्टर क्या है? बैटरी क्या होती है, इसकी रॉड अब ऐसे दिखेगी, देखिए ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम प्लस से बोलेंगे, और एक होगा हमारा निगेटिव टर्मिनल। यही रॉड अब ऐसे दिखाई देने लगी ठीक है, ये जो हमारी रॉड थी वो ऐसे दिखने लगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये रहा हमारा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल, और ये लंबी वाली हमारी पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली हमारी निगेटिव टर्मिनल। और जो करंट भागेगा, ये रूल है भाई, हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। इतना तो तैयार है? अच्छा एक और सुन लो, यहां पर अब करंट वगैरह की बातें हो रही है तो एक काम करो, रेलवे ट्रैक से यहां से लाओ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो ऐसे, ये देखो ये डिंग 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 डिंग, देखो ठीक है, हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है यहां पर, ठीक है। और अब ये हमारा जो ये मेटेलिक रॉड है अब ये एक बैटरी की तरह बन गई है, तो इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा भाई, इसके अंदर की रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर अब ये रॉड का हाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिंग 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 जिंग, ये देखो ये हो गई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रॉड अब ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, तो भाई बैटरी बन गया ना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, करंट की कहानी होगी यहाँ पे भाई, पोटेंशियल क्रिएट हो गया, एक प्लस पे एक माइनस पे। अब पक्का है कि करंट प्रोड्यूस होगा ही, करंट इंड्यूस होना तय। तो इन्होंने हमसे दूसरा पार्ट कहा कि भाई बताओ कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी, मतलब कितनी करंट बनेगी। इंड्यूस होने का मतलब बनना। तो अब हमें निकालना है कि कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी इस मेटेलिक रॉड से जो कि अब एक बैटरी बन चुकी है। तो हमें बताना है कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, कितनी करंट हमारी इंड्यूस्ड होगी बैटरी से, भैया बैटरी से, रॉड से नहीं भैया, ठीक है, कितनी करंट हमारी इंड्यूस्ड होगी वो हमको बताना है। तो देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं भैया। करंट का वही एक बेसिक फार्मूला ओम्स लॉ के ऊपर जो हमने निकाला था, क्या निकाला था भाई ओम्स लॉ के ऊपर? ओम्स लॉ के ऊपर हमने निकाला था पोटेंशियल, या फिर ईएमएफ बोल लो, इसको ईएमएफ भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो सीधी सी बात है, करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो वही यहां पे भी करेंगे, यहां पर करंट इंड्यूस निकालना है। तो पोटेंशियल यहां कितना है, ईएमएफ, जो मोशनल ईएमएफ बनी है वही तो पोटेंशियल है यहां पर, और कौन सी पोटेंशियल है, ठीक है। ईएमएफ और पोटेंशियल एक ही चीज होते हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो यहां हम करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। अब ध्यान से, ये मेटेलिक रॉड अब बैटरी बन चुका है, यानी इस रॉड का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और रेलवे ट्रैक्स भी आपस में जुड़े हैं एक रेजिस्टेंस की वजह से। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस से डील करना है। तो E अपॉन कैपिटल आर मत लिखो, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दोनों रेजिस्टेंस हम प्लस क्यों कर रहे हैं, सुनो देखो, अब यहां इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक रजिस्टर बन गया है। तो यहां पर ये मैं यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैंने तोड़ के यहां रखा। तो स्मॉल आर एक रेजिस्टेंस बन गया है इसका, और एक आर जो रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड है। अब देखो ये स्मॉल आर यहां जरा सेट करके देखो, और ये कैपिटल आर, दोनों सीरीज में नहीं दिख रहे, सीरीज में है ना हमारा, जो यहाँ स्मॉल आर बन रहा है जो कि यहाँ देखो देखो यहाँ, ठीक है। अब ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर आपस में सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में। और जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, भाई ये मेटेलिक रॉड ही तो यहाँ पर रखो। अब देखो ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है कहीं, ये कैपिटल आर, दोनों सीरीज में, यानी R प्लस आर। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब सुनो, ईएमएफ जो हमारा मोशनल ईएमएफ बना है, यानी जो हमारा मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, BVL। तो भैया ईएमएफ की जगह क्या रख दो, ईएमएफ की जगह रख दोगे BVL अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो हमारा जो करंट है, करंट का क्या वैल्यू आया, करंट का वैल्यू हमारा आया BVL अपॉन R प्लस R, सीधी सी बात। तो इतनी करंट इंड्यूस होगी इस रॉड में। अब सुनो, इस रॉड को जो है ना बैटरी के फॉर्म में आ गया, तो इसे एक बैटरी के फॉर्म में बना भी दो बढ़िया से, ठीक है, बनाते बढ़िया से। अब इसको बैटरी बना देते हैं, वरना ये बुरा मान जाएगा ये मेटेलिक रॉड भी। भाई अब वो बैटरी बन चुका है, ठीक है, प्रमोशन हो गया इसका, समझे नहीं, इस बैटरी, ये रॉड जो है मेटेलिक रॉड, इसका प्रमोशन हो गया। अब ये जो है बैटरी बन गई है, रॉड से सीधा बैटरी बन गई, करंट वरेंट भगाएगी अपने अंदर बढ़िया से, और प्लस टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, सब होगा इसके पास। सुनो क्या है इसके पास, सब कुछ इसके पास, ठीक है चलो भाई। तो यहां पे हम देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल की कहानियां। देखो
ऊपर एक बन गई पॉजिटिव और नीचे बन गई है निगेटिव, ठीक है। और यहां से एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, रजिस्टर को कनेक्ट कर दो यहां पर, कोई मान लेते हैं हमारे पास रजिस्टर, डुम 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 डुम, ठीक है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सुनो, कई लोग सोचे कि ऊपर ही क्यों पॉजिटिव टर्मिनल बनी, या नहीं सोचे? जो नहीं सोचे समझ जाओ भाई ठीक है, कि हमने जो है पॉजिटिव टर्मिनल को मेटेलिक रॉड के ऊपर ही क्यों बनाया, मतलब ऊपर क्यों पॉजिटिव टर्मिनल रखा, नीचे क्यों नहीं हमने रखा पॉजिटिव टर्मिनल को? सीधी सी बात है। देखो जो हमारा ये टर्मिनल वाली कहानी है ना, ये कैसे निकलती है पता है? हम क्या करते हैं, सीधी सी कहानी, हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन देखते हैं। ये भी एक अलग वेक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b जाता है, ध्यान से, जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b जाता है, ठीक है, तब देखेंगे थंब, सुनो कैसे निकालते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, बताता हूं, सुनो। राइट हैंड उठाओ, अब राइट हैंड का पाम लेना है, ठीक है, राइट हैंड का पाम, लेफ्ट हैंड का नहीं भाई, ये राइट हैंड, ठीक है, हाँ ठीक है। तो राइट हैंड का हमें पाम उठाना है। अब क्या करना, ये हमारी पाम है, हथेली, पाम जानते हो ना, ये ठीक है। तो हम कहें कि भाई हम अपने राइट हैंड के पाम को V से B की तरफ घुमाएंगे, यानी जो रॉड की वेलोसिटी ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही। अब वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को करो कर्ल, और देखो थंब किधर जा रहा है, जिस तरफ थंब जाएगा उसी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन होगा। कितनी बार बता चुके हैं इस चीज को। तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, ऐसे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, थंब देखा ऊपर की तरफ आया, इसका मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो सीधी सी बात है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन निकालो और देखो थंब किधर जा रहा है, थंब जिस तरफ जाएगा उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो वेलोसिटी यहां ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो v से b की तरफ पाम को किया मूव, थंब देखा ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ, यही कहानी थी और कुछ नहीं। तो करंट कैसे भागता है हमने बताया, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी करंट यहां से जाएगा ऐसे जुम 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 जुम, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा करंट होगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए यहां पर आएगा, ठीक है। जो हमारा करंट होता है वो किस तरीके से आएगा, यहां से ऐसे, देख लो ये ऐसे जाएगा, यहां से निकलेगा बढ़िया, ऐसे बढ़िया जाएगा। और ये बहुत लोग कह रहे हैं यार सब ये इमोशनल ईएमएफ डायरेक्ट बीवीएल क्यों लिखो, चलो फिर से करा देते हैं कि कैसे बीवीएल आए। सुनो, ईएमएफ की जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l होता है। अब सुनो, दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां क्या लिखते हैं, v sin थीटा लिखते हैं ना भाई, वेक्टर v है वेक्टर b है, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हम लिख सकते हैं, यहां देख लो, प्रूफ कर देते हैं, चिंता ना करो। देखो यहां हम लिख देंगे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को v sin थीटा, ठीक है। हमारा जो ईएमएफ का फॉर्मूला है क्या है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो भैया दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, v cos थीटा, नहीं भैया v sin थीटा, cos थीटा नहीं, ठीक है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, v sin थीटा, और उसको हम करेंगे डॉट वेक्टर l। अब सुनो याद कहा, अब हमने कहा ये जो थीटा यहां देख रहे हो ना, साइन से जो चिपका हुआ थीटा है, तो ये थीटा क्या है, एक एंगल है v और b के बीच में, b और b नहीं, v और b के बीच का है, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां आप सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितनी बन रही है। वेलोसिटी कैसे है, ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, यानी वेलोसिटी ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी वेलोसिटी ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो आपस में 90 डिग्री, भाई झूठ नहीं। देखो वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी हमारा ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, यानी अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दिख रहा है भैया, परपेंडिकुलर है। यहां पर जो हमारी वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा v sin 90, ठीक है दोस्तों, v sin 90, समझ रहे। और हम वेक्टर l को यहां पर रखे रहेंगे। अब ये sin 90 की वैल्यू होती है 1 1 मक्खन, मक्खन नहीं 1 होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू हमारी होती है 1। अगर ध्यान से कोई पूछे, कई लोग 0 बता देते हैं, अगर आपको sin 90 की वैल्यू नहीं पता है तो आप बैग में घुस जाइए और नहीं भाई sin 90 की वैल्यू पता कर लो, 1 होता है, ठीक है। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू हमारी होती है 1। मैं भी तो रट के आया हूं, सारी वैल्यू मुझे नहीं पता, यहां क्यों बता रहे हैं, हाँ। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो vb इंटू 1 क्या हो जाएगा, vb, तो ये हो जाएगा vb डॉट वेक्टर l, vb डॉट वेक्टर l। अब ये vb कहां से आया, vb कहां से आया, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b से। अब भैया वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b एक अलग वेक्टर और वेक्टर l भी एक अलग वेक्टर। अब हमें देखना पड़ेगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर l के बीच का क्या एंगल है। उसके लिए हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन देख लेते हैं क्या है, जो कि हमने निकाला ही है,
v ऐसे है, b ऐसे, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन कैसे निकाले हम? v से b की तरफ राइट हैंड के पाम को करो कर्ल, पाम को किया कर्ल, ठीक है, और थंब देखा किधर आया? ऊपर की तरफ, यानी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अभी मैंने कुछ और तो नहीं बताया था, पाम को करो कर्ल v से b की तरफ, थंब देखो जिधर आया उधर पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और उधर ही वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। यानी यहां पर हमारे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहां पर हमारे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b दिख भी रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हाँ तो समझ गए। यानी यहां पर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऊपर की तरफ और हमारा लेंथ वेक्टर v कैसा है? ऊपर की तरफ, यानी लेंथ वेक्टर v ऐसे, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b भी ऐसे, यानी लेंथ और वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b के बीच का एंगल 0 डिग्री। यानी यहां हम क्या लिखेंगे? डॉट साइन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बीबीएल cos थीटा। भाई इतना तो पढ़े हो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? cos थीटा आता है बीच में, तो यहां क्या हो गया? बीबीएल cos थीटा। अब भैया थीटा की वैल्यू यहां क्या होगी? 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऊपर की तरफ, वेक्टर l ऊपर की तरफ, यानी इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहां थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? यहां थीटा की जगह हम रखेंगे vb cos 0। अब भैया cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, और अगर cos 0 की वैल्यू है 1 तो सीधी सी बात है यहां पर VBL into 1 इज इक्वल टू VBL। प्रूफ हो गया, VBL into 1 इज इक्वल टू VBL, या फिर BBL लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये हमारा आ गया BBL, तो हमारा प्रूफ हो गया, हमारा मोशनल ईएमएफ BBL ही आया, तीनों आपस में परपेंडिकुलर थे इसलिए। तो भाई इन दोनों चीजों को नोट करो। तो एक नई कहानी देखते हैं और हम क्या क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने इंड्यूस करंट निकाल लिया, कितना आया? BBL अपॉन R प्लस आर। हमने इंड्यूस करंट निकाल लिया, कितना है? BBL अपॉन R प्लस आर। और इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस करंट था ये, इंड्यूस करंट की क्या वैल्यू आई? BBL अपॉन R प्लस आर, इंड्यूस करंट की वैल्यू, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आई? BBL। तो इन दोनों को नोट करो। एक और इसमें 2-3 कहानी पूछते हैं, कैसे 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 हम चीजों को निकाल सकते हैं। इतना नोट करो भाई, तो हम अगली चीजें भी देखते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके जल्दी से नोट करो भाई। दूसरी कहानियों को भी हम देखते हैं, यहाँ पर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो नोट करो भाई, हो गया। हटाने चलो फोर्स की कहानी देखते हैं यहाँ पर कि आखिर फोर्स की कहानी क्या बनेगी। मैं हटाने जा रहा हूँ भैया, नोट कर लो, पंजीरी खाना बंद करो, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर हम अब देखेंगे दूसरी कहानी। ये करंट वरेंट का जो हमने निकाला है सब नोट कर लो फटाफट, क्योंकि एरियाज हो गई चीजें यहाँ पर। ये सब तो बेसिक चीज हमने निकाली। अब असली खेल में आएगा मजा, जब हम फोर्स और पावर की कहानी को देखेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या कहानियां बन सकती हैं। और भी ये यूनिवर्स तो समझ गए हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। इतना तो समझ गए हो ना भाई, चलो। और ये रॉड का भी कहानी हटा दो, समझ गए हो। ऊपर हमने बना दिया है बढ़िया से, कैसे हम चीजों को यहाँ डील कर सकते हैं अच्छे से। कोई इतना खास मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होने वाली है कोई, ठीक है। अब सीधी बात देखेंगे कि मान लेते हैं जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। भाई हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारी वेलोसिटी है रॉड की, वो तो हमने कांस्टेंट मान के बैठे हैं कि भाई चलो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, ठीक है। उतनी तो हम समझ रहे हैं। अब आगे कहानी हम देखते हैं। हमने कहा तीसरा पार्ट हम देखते हैं इसने हमसे क्या पूछा। अच्छा वो दोनों चीजें नोट कर लो, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसको हटा दें, समझ तो गए जी। सुनो, अभी तक हमने क्या क्या निकाला है? अभी तक हमने निकाला है करंट और क्या? करंट और ईएमएफ हमने निकाला है। तो हमारे करंट की, सॉरी ईएमएफ की क्या वैल्यू आई थी? हमारे ईएमएफ की वैल्यू आई थी BVL, और इंड्यूस करंट की क्या वैल्यू आई थी? BVL अपॉन R प्लस R, ठीक है। ये हमारे करंट इंड्यूस की वैल्यू आई थी, और ऊपर वाला हमारा मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू है। अब हम देखेंगे नई ट्विस्ट आएगी यहाँ, क्या आएगा भैया? इन्होंने हमसे कहा फाइंड द फोर्स, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा फाइंड द फोर्स विच केप्ट द रॉड, समझोगे? सुनो, फाइंड द फोर्स which kept the rod, दोस्तों which kept the rod, ठीक है, to move, बताएंगे भैया, सुनो, to move which kept the rod to move with velocity v naught, to move with velocity v naught, कांस्टेंट वेलोसिटी लिखो भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत जरूरी चीज है ये, मतलब सारी खेल इस कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर होगा, ठीक है। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात है, सुनो। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू हमने भैया v नॉट मान रखी। हाँ, इन्होंने हमसे क्या कहा, समझे? इन्होंने हमसे कहा कि उस फोर्स की वैल्यू पता करो जो फोर्स इस रॉड पर लग रही, और उस फोर्स की वजह से ये रॉड कांस्टेंट v नॉट वेलोसिटी से भाग रहा।
भैया ऐसी कौन सी फोर्स है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा रही है? कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। ऐसी कौन सी फोर्स आ गई है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाई जा रही है? सुनो कहानी सुनो। देखो ये हमने इतना कहानी देखा, ये डायग्राम सही से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं। हाँ सुनो, इसको हम फिर से यहां बनाते हैं, इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं, समझते हैं। देखो ये था हमारा रेलवे ट्रैक, ठीक है, समझते हैं इस कहानी को। सुनो देखो, देखो ये रही हमारी रॉड, ठीक है, ये रहा हमारा रॉड, ठीक है। अब सुनो, ये रहा हमारा रॉड नहीं, सॉरी रेलवे ट्रैक, ये क्या है हमारा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। ये रहा हमारा रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब सुनो, हमने ईएमएफ देख लिया, प्रोड्यूस हो रहा, ईएमएफ बन रही, करंट बन रहा, इसका मतलब ये मेटेलिक रॉड क्या है, एक बैटरी की तरह है, जो हमने समझा यहाँ पे। तो अब हमने कहा हाँ भाई ये लो, ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, डिंग डिंग डिंग, फिर यह पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये स्मॉल आर, फिर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट, ठीक है, हमने जो है एक रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर लिया। ये रही हमारी रेलवे ट्रैक्स, और ये रहा हमारा ये हमारा क्या है, मेटेलिक रॉड, जो अब दूसरी तरह दिख रहा है, एक बैटरी बन चुका, हमने पढ़ लिया कैसे बैटरी है। और करंट भी हमने भगा के देख लिया, यहाँ नहीं करंट देखा ना, ऐसे भाग रहा है ये करंट, ये आई ही तो है, यहाँ लिखा तो है ना मैंने, ये देखो करंट, ठीक। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट भागा, वो तो ठीक है, उतना सही है। अब आगे कहानी क्या है, हमने क्या देखा कि भाई हमें बताना ये भी वेलोसिटी से भाग भी रहा है ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी से भाग रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये फोर्स की क्या कहानी है। खैर इसको हम मेटेलिक रॉड के फॉर्म में रख के देखते, तभी हम फोर्स की कहानी निकाल पाएंगे, नहीं तो हमको दिक्कत होगी। रॉड के फॉर्म में ही रखते हैं, ठीक है, समझ जाओगे ना, बैटरी तो बन चुका है, लेकिन मैं रॉड के फॉर्म में रख के दिखाना चाहता हूं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। तो इसको मिटाते हैं, रॉड के फॉर्म में ही रख के देखिए, बैटरी बन चुका है मैं मानता हूं, लेकिन रॉड के फॉर्म में रख के देखेंगे चीजें समझ में आएंगी ज्यादा, ठीक है। चलो सुनो, फिर से इस रेलवे ट्रैक को बनाओ बढ़िया से, ठीक है। ये रही हमारी बहुत ही सुंदर सी रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये रहा हमारा रेलवे ट्रैक, हमने बनाया बढ़िया से अपने रेलवे ट्रैक को फिर से, ठीक है। अब हमने जो है एक मेटल की रॉड यहां लाई, सुनो ध्यान समझना भैया, ये हमने मेटल की रॉड लाई यहां पर। अब ये जो मेटल की रॉड है, ये v नॉट वेलोसिटी से ऐसे भागी जा रही बढ़िया से, ठीक है। ये मेटल छोटा डायग्राम नहीं बना भैया, डायग्राम ठीक, हाँ ठीक, सुनो। तो जो मेटल की रॉड, इसे थोड़ा बना बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि चीजें समझने में आसान रहे। ताकि सुनो, ये रहा हमारा रेलवे ट्रैक, यहां बना दिए हमें, और एक हम यहां पर ये इस तरीके से यहां हमने बना ली। अब सुनो, हमने कहा कि हम एक मेटल की रॉड यहां लाएंगे, ठीक है, हम एक मेटल की रॉड लाए, और इस मेटल की रॉड को हमने v नॉट वेलोसिटी से भगा दिया, सुन ठीक। ये रॉड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही। अब हमने कहा हमें उस फोर्स को बताना है जिस फोर्स की वजह से ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा। अब सुनो, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो जब ये रॉड जो है क्या हो रहा है, ये रॉड क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये रॉड क्या है, ये रॉड हमारा जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, ये मेटेलिक रॉड, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से भाग भी रहा है। तो याद करो भैया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 4, वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रॉड है और उसका कुछ लेंथ है, ठीक है, उसका कुछ लेंथ है, ये हो रॉड की लेंथ, और उस रॉड का कुछ लेंथ है, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ये भी हमने पढ़ा था। ध्यान से सुनना भैया, वेलोसिटी में मत जाओ, सुनो। कोई रॉड है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उसका कुछ लेंथ है और उसमें कुछ करंट भाग रहा है, यानी यही रॉड हम ऐसे देख सकते हैं, ये इस तरीके से। ये कोई रॉड लिया था हमने, ठीक है। अब ये रॉड क्या है, इस रॉड के अंदर कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट भाग रहा है, ये देखो ऐसे ऊपर की तरफ, ये एरो देख रहे हो ना, करंट भाग रहा। तो यही रॉड हमने यहां देखा, इसके अंदर कुछ करंट भाग रहा आई, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और इस रॉड का कुछ लेंथ भी है। तो हमने पढ़ा था अगर ऐसा हुआ कि कोई रॉड है जिसमें कुछ करंट भाग रहा, उस रॉड का कुछ लेंथ है, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। उसके ऊपर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, I इंटू एल क्रॉस बी। ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, करंट इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, जहां पर एल हमारा क्या होगा, ये एल हमारा होगा रॉड का लेंथ, ये जो एल है ये रॉड की लेंथ है, और ये बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रॉड प्रेजेंट है, और ये आई वो करंट है जो करंट इस रॉड में भैया बढ़िया से एकदम भागा जा रहा है, एकदम इसको कोई परवाह ही नहीं कैसे हो रहा क्या है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए। अब हमने कहा ये वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी क्या है भैया, एल बी साइन थीटा बन जाएगा,
जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, LB sin थीटा बन जाएगा। अब sin थीटा में थीटा क्या है, L और B के बीच का एंगल, तो L और B के बीच का एंगल पता करेंगे। पहले सुनो, देखो ILB sin थीटा, ठीक है। हमने कहा कि ILB sin थीटा हमने रख लिया कि हाँ भैया ILB sin थीटा हमने लगा लिया। अब सुनो आगे की कहानी, ध्यान सुनना भैया। देखो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 मक्खन नहीं 1 होती है खाली, ठीक है। sin 90 की लालच आ गई मक्खन, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। कितनी बार बता भाई, जाके याद कर लो, लेकिन कोई याद नहीं करता। sin 90 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी 1, यानी यहां पर वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B LB sin थीटा बना। अब थीटा की वैल्यू क्या है, L और B के बीच का एंगल, तो लेंथ कैसे जा रहा, लेंथ जा रहा ऊपर की तरफ, मैंने बताया नहीं क्यों, सुनो लेंथ जा रहा ऊपर की तरफ, ये देखो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रहा रॉड का लेंथ। ध्यान से देखो, दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये लेंथ जा रही, सॉरी लेंथ नहीं है, क्या बोल, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रही रॉड की लेंथ, ये रही रॉड की लेंथ, ठीक है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉड की लेंथ है, और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री नहीं दिख रहा, परपेंडिकुलर, यानी कि LB sin 90 बनेगा, सीधी सी बात है। तो sin 90 की वैल्यू 1, तो ILB into 1 ILB। अब ILB को IBL लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, तो ILB को लिखेंगे हम IBL। यानी हमारे जो हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं बोल सकते, F ही रखो ज्यादा सही रहेगा। इसे एक एक्सटर्नल फोर्स बोलो, बाहर की फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इसे बोल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं भाई, इन्होंने क्या कहा कि वो फोर्स की वैल्यू बताओ जो इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से भागा रहा, तो हम मान लेते हैं यही वो फोर्स है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, समझोगे क्यों एक्सटर्नल फोर्स से हम बोल रहे हैं, समझोगे। सुनो, इसको हमने मान लिया कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये हमारी कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इस तरफ खींच रहा है। सुनो बताएंगे कैसे पता किया हमने कि एक्सटर्नल फोर्स है, पहले इतना सुनो। तो ये तो समझ आएगा कि रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रही है IBL, जिसकी वैल्यू है IBL। अब हम देखते हैं एक और कहानी, क्या ये रॉड है, तो इस रॉड के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होगी, सीधी सी बात है भाई। अगर रॉड है वो मोशन में है, भाग रहा बढ़िया से, तो रॉड के ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है मैग्नेटिक फोर्स तो लगनी तय है, बिना ऐसे तो कोई कहानी यहां बनती नहीं। कुछ F एक्सटर्नल होगा, कुछ F मैग्नेटिक होगा, ठीक है, सुनना है तो तुमको सो है सारी चीजें देखनी है। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, जो हमारा रॉड है, अगर ध्यान से हम देखना चाहें तो ये रॉड क्या होगा, इस रॉड के को जो है पीछे की तरफ कुछ खींच रहा होगा, ठीक है। रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो इसे पीछे की तरफ खींच रहा, समझ रहे हो नहीं। मान लो भाई ये हमारा रॉड है, जिसे हमने यहां से अब ये हटाते हैं, समझ तो गए हो IBL की फोर्स बन रही, इसको हटा दे, समझ गए हो, ठीक है। अब सुनो कहानी, हमने कहा कि जो हमारी रॉड है, रॉड के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, रॉड के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। क्या होगा, एक तो वो फोर्स होगा जो इस रॉड को पीछे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, जो इस रॉड को पीछे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। इसको हम जो हमने F एक्सटर्नल लिखा था, यही F मैग्नेटिक भी क्यों है, सुनो देखो क्या फोर्स लगी थी, ये हमने रॉड को यहां पर ऐसे बनाया था, ठीक है। अब हमने क्या कहा, रॉड हमारा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में था, बढ़िया से एक फोर्स लगी, यही था, यहां हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी। अब सुन लो, ये देखो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, ठीक है, या फिर F एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, जो हमारा कितना आया था IBL। F मैग्नेटिक बोल लो या F एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, क्या आया था IBL sin 90, जिसे हमने IBL निकाला, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गई मैग्नेटिक फोर्स, अगर इसका डायरेक्शन देखो तो ऐसे आ रहा, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है रॉड को इस तरफ खींच रहा है, रॉड को क्या कर रहा है, मैं जो हमारी क्या कह सकते हो, जो हमारा रॉड है, रॉड को मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ खींचेगा, कैसे खींचेगा बताते हैं, पहले सुनो इतना, देखो मैग्नेटिक फील्ड बना लो, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स थी वो IBL आई, मैंने इसको F एक्सटर्नल बोल दिया था, F एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, FM भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स भी है ये। सुनो देखो, तो ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स थी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड था अंदर, ठीक है। अब हमारा रॉड जो है V0 वेलोसिटी से बढ़िया जैसे भागा जा रहा था, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगी वो क्यों लगी, क्योंकि रॉड का लेंथ था कुछ, जिसे हमने स्मॉल l माना था, ठीक है, और रॉड के अंदर कुछ I अमाउंट ऑफ करंट भी भाग रहा था, जिसकी वैल्यू I थी, ठीक है। रॉड के अंदर I अमाउंट ऑफ करंट भाग रहा था, रॉड किसी B अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, और रॉड का कुछ लेंथ भी है, तो रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगी FM, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कैसे लगी, सुनो देखो क्या होगा, हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, याद करो भैया पिछले लेक्चर्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के, हम क्या करते थे, राइट हैंड का पाम लेते थे, और राइट हैंड के पाम को, जो पाम है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते थे, ये राइट हैंड का पाम हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते थे, और अपने थंब को चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाते थे,
ठीक है। अब यहाँ कहोगे यहाँ कौन सा चार्ज है, यहाँ तो रॉड भाग रहा है वेलोसिटी से। हमने क्या पढ़ा है, रॉड मेटल की है, मेटेलिक रॉड है। अब भैया अगर कोई मेटेलिक रॉड है तो मेटेलिक कोई भी चीज जो मेटल की होगी उसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे होते हैं। और भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यानी कि अगर रॉड वी वेलोसिटी ऐसे रॉड जो है वी वेलोसिटी से अगर इस डायरेक्शन में भाग रही है तो रॉड क्या है, एक तरीके से चार्ज रॉड बन गया, चार्ज रॉड बोल सकते हो उसे। और उसके अंदर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज। भैया इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो मोशन कर रहा है ऐसे, रॉड को ऐसे खींचोगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे खींचेंगे। अब सुनो, ये जो हमने रूल बनाया, क्या बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और थंब को रखो चार्ज के डायरेक्शन में। अब एक रूल और हमने और पढ़ा था, याद करो कि थंब को जो हम रखते तो है चार्ज के डायरेक्शन में, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो थंब को निगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कर लो। यानी अगर यहां पॉजिटिव होता कुछ तब तो हम थंब को ऐसे ही रखते, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो थंब को हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए क्या करोगे, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन में जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट अपने थंब को कर लो। सीधी सी बात, अगर यहां कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो थंब को सीधा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन में लेते, लेकिन जब निगेटिव चार्ज आता है तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में थंब को कर लो। और मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी अंदर की तरफ है। अब पाम को करो पुश, पाम किस तरफ आएगा, अगर ध्यान से देखो तो हमारा सॉरी इस तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ क्या होगा, हमारा एक फोर्स लगेगा जिसे बोल सकते हो, तो हमारी एफ मैग्नेटिक बनेगी वहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने देखा कुछ इस तरीके की कहानी बनी, तो हमारी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक इस तरफ लगेगा, ठीक है, एक हमारा इधर एक एफ एक्सटर्नल भी लगेगा। कैसे लगेगा उसको भी हम सीखेंगे कि आखिर हम क्यों बोल रहे हैं कि यहां पर एक एफ एक्सटर्नल भी लगेगा। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। चार्ज की वेलोसिटी हम क्या देखते हैं भाई, भले ऐसे करा है लेकिन हम इसको ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा इस तरफ है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स हमारा उस तरफ है। मैग्नेटिक फोर्स हमारी इस तरफ लग रही है और एक्सटर्नल फोर्स हमारी उस तरफ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो हम कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो मानेंगे, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है वो तो हमें समझ में आता है भाई, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रही, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि उस तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगी। क्यों लगेगी बताएं, सुनो। अब जब पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो इसका मतलब पीछे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन होगा, सीधी सी बात है। जो हमारी एफ मैग्नेटिक का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, हमने कहा कि इस तरफ है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो कुछ ना कुछ रॉड का एक्सेलरेशन भी होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि उस फोर्स की वैल्यू बताओ कि जिसकी वजह से रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट, अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से भागी तो समझ जाओ कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। यानी इस रॉड के ऊपर जो लगने वाली एक्सेलरेशन है, इस रॉड की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। और जब किसी चीज का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उस चीज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है। क्या होती है, उस चीज पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है। इसका मतलब अगर पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगी जिसका वैल्यू IBL है तो इस तरफ एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए। क्यों भैया, जितनी फोर्स इस तरफ खींचोगे, इस रॉड को जितनी फोर्स से इस तरफ खींचोगे उतनी ही फोर्स से अगर रॉड को कोई और खींचने लगे तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, IBL, हाँ डायरेक्शन बदल गया, एक IBL वैल्यू से इधर खींच रहा, एक फोर्स IBL वैल्यू से उधर खींच रहा, यानी दोनों फोर्सेस का वैल्यू बदल गया, सॉरी कांस्टेंट है, दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन बदल गया है। इसका मतलब दोनों आपस में कट पिट के खत्म हो जाएंगे और नेट फोर्स आएगा जीरो। यानी जो हमने मैग्नेटिक फोर्स Fm को माना है वही फोर्स एक्स एक्सटर्नल पर भी चिपका दो, यानी यहां पर फोर्स हमें मिल गई। यही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से रॉड हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है। यही तो वो फोर्स है जो एक्सटर्नल वाली फोर्स लगेगी, क्योंकि जो V नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड भाग रहा उसी डायरेक्शन में तो F एक्सटर्नल लग रहा। सुनो, तो यहां पर हमारे F एक्सटर्नल का क्या वैल्यू होगा, यहां पर हमारे F एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा भैया, हमने क्या पढ़ा, जो हमारे Fm का वैल्यू होगा, तो यहां लिख लो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F मैग्नेटिक, ठीक है। अब हमने कहा F एक्सटर्नल की क्या वैल्यू है, F एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी है IBL, ठीक है, IBL। अब भैया I की वैल्यू हमने क्या निकाली है, BVL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I की जगह हम रखेंगे BVL।
अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू बी एल। अब इसको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर प्लस आर। अच्छा ये वी यहाँ कांस्टेंट वी नॉट, हाँ वी नॉट ये वेलोसिटी है ना, वी नॉट है वेलोसिटी तो है वी नॉट रखो, ठीक है। और यहाँ भी वी नॉट रखो, सॉरी, और ये वी सॉरी वेरी सॉरी, जो हमारे ईएमएफ की वैल्यू वी नॉट है ना, तो बी इंटू वी नॉट इंटू एल, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन आर प्लस आर। तो ये हमारा आ गया एफ एक्सटर्नल का वैल्यू, यानी ये वो फोर्स है जब इस रॉड पर लगेगी तो हमारी रॉड कांस्टेंट वी नॉट वेलोसिटी से मूव करेगी, और उस फोर्स का वैल्यू हमारा आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट। मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगी, हाँ मैंने रूल बताया वो ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स यहां पर हमारी इस तरफ हम मान लेते हैं, और हमारा एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्विवेलेंट अपोजिट लगेगा, क्योंकि हमें रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाना है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाना है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी रॉड की, जब एक्सेलरेशन होगा रॉड का जीरो तो इसका मतलब नेट फोर्स लगने वाली रॉड पर जीरो होगी। अब जब नेट फोर्स लगने वाली रॉड पर जीरो होगी तो एफ एक्सटर्नल के अपोजिट एक इक्वल अमाउंट, एफ मैग्नेटिक के अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जो इस एफ मैग्नेटिक के इक्वल होगी और अपोजिट होगी, और उस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी एफ एम की वैल्यू आईबीएल, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू भी आईबीएल। अब आई की जगह हमने जो है वैल्यू पुट कर दी बी इंटू वी नॉट इंटू एल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो हमारी एफ एक्सटर्नल की क्या वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन आर प्लस आर। तो इतनी फोर्स लग रही है इस तरफ जिसकी वजह से हमारा रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से भागा जा रहा है। तो ये हमारे एफ मैग्नेटिक का भी वैल्यू निकल आया, सॉरी एफ एक्सटर्नल का, ठीक है। तो ये हमारे एफ एक्सटर्नल का वैल्यू निकल आया, और इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी कितनी आई है, हमारे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आई भैया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमारे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है जो हमने यहां पर देख ली, यहां पर किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं एफ एक्सटर्नल की वैल्यू को। तो इतना कोई खास चीजें नहीं थी, समझने लायक था जिसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाएं भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। पावर की वैल्यू देखते हैं, एक और हम चीज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पावर की कहानियों को देखेंगे कि कैसे हम पावर को अब निकालेंगे। भाई कुछ पावर इनपुट दिया होगा, यानी कुछ हमने पावर से रॉड को क्या किया, हमने कुछ पावर इनपुट दिया होगा तब रॉड मूव किया होगा। जब रॉड मूव करेगा भी वेलोसिटी से तो कुछ ईएमएफ बनी, जब ईएमएफ बनी तो करंट बनेगा, जब करंट बनेगा तो रजिस्टर की जगह एक बल्ब लगा दोगे तो बल्ब जलेगा। तो बल्ब कब जलता है, जब कुछ पावर पाता है, कुछ पावर इनपुट दोगे तभी तो बल्ब जलेगा, ऐसे तो बल्ब जलेगा नहीं। तो उन कहानियों को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने कितनी पावर इनपुट दी, कितनी पावर आउटपुट हमको मिली। तो इसको नोट करो भाई, तो हम जल्दी से अपनी उस कहानी को भी देखते हैं जो हमें अब देखना है, पावर इनपुट और पावर आउटपुट की कहानी। कैसे हम देख सकते हैं कि क्या क्या कहानी यहां पर बन सकती है। हटा दे भाई इसको, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया, हटा दे भाई। चलो तो इस तरीके से हम इतने जो है फोर्स की कहानी देखे, अब हम पावर की कहानी को देखेंगे कि आखिर हम क्या कितना पावर इनपुट देंगे तो कितना पावर हमको आउटपुट मिलेगा। भाई अगर रॉड, हमने बताई कहानी, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। हमने कहा कि रॉड को जब हम बी वेलोसिटी से इस तरफ भगाएंगे, खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक ईएमएफ बनी। अब जब ईएमएफ बना तो करंट बनेगा, जब करंट बनेगा तो यहां रजिस्टर की जगह बल्ब लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। अब बल्ब जला तो कैसे जला, कुछ पावर इनपुट दिए होंगे, कुछ वर्क किए होंगे, तभी तो बल्ब जला। पावर इनपुट क्या है, मतलब वो पावर लगाना जिसकी वजह से यहां पर बल्ब जल जाए, ठीक है। पावर इनपुट क्या है कि हम कितना पावर लगाएं, और पावर आउटपुट क्या है कि बल्ब कब जला। पावर इनपुट क्या है कि हमने कितनी पावर लगाई करंट को पैदा करने के लिए, अब पावर आउटपुट में क्या मिलेगा, बल्ब जलने लगेगा जब, ठीक है। तो इस तरीके की हम कहानियों को भी यहां पर देखेंगे, जो कि हमारी चौथी कहानी है भाई। यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 था, जहां पर हम देखेंगे कितना पावर हम इनपुट दिए तो कितना पावर हमें आउटपुट में मिलेगा। तो चलो भाई अपने हम टॉपिक नंबर 4 को देखते हैं कि हम कितना पावर इनपुट देंगे, ठीक है। पावर इनपुट देखेंगे, हमारी पावर इनपुट कितनी आई है, और हम देखेंगे हमारा पावर आउटपुट कितना मिलेगा। एक हम देखेंगे कि हमने कितनी पावर इनपुट दी है, और फिर हम देखेंगे कितना हमें पावर आउटपुट में मिला है, पावर इनपुट और पावर आउटपुट। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं पावर इनपुट, भाई क्या होगा, सीधी सी बात है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितना वर्क किया यूनिट टाइम में, और वर्क का फॉर्मूला क्या है कि कितना फोर्स लगाया, ठीक है, कि हमारी बॉडी को मान लो dx अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सुनते हैं, देखो पावर इनपुट क्या होता है, सुनो, पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनपुट हमारा क्या होता है, पावर इनपुट हमारा होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी,
उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा। सो मैं फिर से डायग्राम को हम बना लेते हैं, तभी हम चीजों को यहाँ समझ पाएंगे। यहाँ बना लेते हैं डायग्राम को सेंटर। देखो ये हमारा था रॉड, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था फोर्स एक्सटर्नल, और इधर हमारा क्या लगा था, इधर हमारी लगी थी फोर्स मैग्नेटिक, ठीक है। और यहाँ पर हमारी रॉड वी नॉट वेलोसिटी से भागी जा रही थी, ठीक है। और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़िया से रखी हुई थी। ये जो हमारी रॉड है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़िया से रखी गई थी। तो इतना तो हम समझ गए कि भाई चलो ये सारी कहानी है, ठीक है, कि हमारी रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, बढ़िया से वी नॉट से भाग रहा है। अब हमने कहा कि भाई देखो रॉड तो हम मान लिए कि हाँ जो कहानी है ठीक है, सही है। अब हमने कहा कि पावर इनपुट लगेगा, लगाओगे कुछ, तो पावर इनपुट क्या होता है, पावर इनपुट होता है वर्क डन, कि भाई कितना वर्क किए, वर्क डन फॉर मेकिंग द रॉड, ठीक है। मतलब कि वर्क डन फॉर मेकिंग द रॉड टू मूव डिस्टेंस dx, ठीक है, द रॉड टू मूव डिस्टेंस dx, कहने का मतलब समझ रहे हो, टू मूव डिस्टेंस dx इन dt टाइम, टू मूव डिस्टेंस dx इन टाइम इन dt टाइम। कहने का मतलब क्या है पता है, कहने का मतलब ये है कि पावर इनपुट क्या है, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमने किया इस रॉड को dx डिस्टेंस मूव कराने में dt टाइम में। मतलब इस रॉड को अगर हम dx डिस्टेंस मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, और इस dx डिस्टेंस को मान लो हमने dt टाइम में कवर किया, यही तो पावर इनपुट है, कि भाई कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी तो रॉड डिस्प्लेस होगा। तो यहां लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, भाई एफ एक्सटर्नल कितना वर्क डन किया हमने एफ एक्सटर्नल के चलते, रॉड को dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया dt टाइम में, ठीक है। एफ एक्सटर्नल ने, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स था, उसने रॉड को dx डिस्टेंस मूव कराया dt टाइम में। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पावर। अब वर्क डन पहले निकालते हैं। वर्क डन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन हम जो हमने किया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितनी एफ एक्सटर्नल लगाए हो, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हो और कितना बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल आएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा एफ dx। एफ क्या है, एफ हमारी है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एफ हमारा क्या है एक्सटर्नल फोर्स, और dx क्या है, वो डिस्टेंस जो हमारे बॉडी ने मूव किया। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू dx। dx क्या पता है, dx हमारी वो डिस्टेंस है जो हमारे रॉड ने मूव किया है। तो एफ एक्सटर्नल इंटू dx। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमने वर्क डन निकाल लिया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनपुट, जो हमने इनपुट दी है पावर, पावर इनपुट का क्या फॉर्मूला, PI, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एफ एक्सटर्नल तो रहेगा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना निकाल रहे हो, एफ एक्सटर्नल इंटू dx, तो इसको लिखो ऊपर एफ एक्सटर्नल इंटू dx। अब क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वर्क डन किया यूनिट टाइम में, यानी हम पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये जो dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई है रॉड, ये कितने टाइम में डिस्प्लेस हुई है, dt टाइम में। तो यहां लिख लो dt, हो गया, पावर निकल गया। पावर कितना है इनपुट, एफ एक्सटर्नल इंटू dx, जो कि वर्क डन है, और dt टाइम। भैया पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन कितना है, एफ एक्सटर्नल इंटू dx, और टाइम कितना है, dt। अब भैया एक और चीज ध्यान से सुनो, dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी तो है। भाई कोई बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही किसी यूनिट टाइम में, वो वेलोसिटी होती है। तो dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा बॉडी में, बॉडी जो है dx अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस हुई, मतलब dx डिस्टेंस बॉडी चली है dt टाइम में, तो ये वेलोसिटी हो गया। भाई वेलोसिटी क्या है, कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में, यानी dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया हो किसी यूनिट टाइम में, ठीक है। तो dx अपॉन dt की जगह क्या रख सकते हो, वेलोसिटी v, और उस वेलोसिटी v की क्या वैल्यू है, v नॉट। तो पावर इनपुट हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल, और हमारा ये हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v नॉट। तो ये हो गया हमारा v नॉट। अब देखो एफ एक्सटर्नल की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है, b स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी नॉट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और हमारा v नॉट ऐसे हम रख दिए। अब सीधी सी बात है, क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं भैया v नॉट इंटू वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, यानी हमारे पावर इनपुट का क्या वैल्यू आएगा, हमारे पावर इनपुट का वैल्यू हम कहां लिखे भाई, पावर इनपुट
लिख सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, भाई अच्छे से समझ सके चीजों को कि कितना हमें जो है पावर इनपुट और कितना मिल रहा है। ठीक है, पावर इनपुट हमारी कितनी आ गई, पावर इनपुट हमारी आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो भैया ये वो पावर इनपुट है जो हमने रॉड पर लगाई है। अब बारी है पावर आउटपुट लेने की। भाई इतना हमने पावर इनपुट किया, तब जाके क्या हुआ, कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुई तो करंट इंड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुआ तो बल्ब जल गया, बल्ब जल गया, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ पावर इनपुट लगाई थी, तो उसका पावर आउटपुट मिला है बल्ब के जलने के रूप में। तो भाई वो पावर आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं। तो इसे नोट करो भाई, पावर आउटपुट की वैल्यू को भी निकालते हैं। पी आई इनपुट हमारी इतनी आई है, इसको नोट करे रहो, पावर आउटपुट भी इतनी आएगी। पावर आउटपुट कैसे निकालते हैं, जो रेजिस्टेंसेस की पावर है वो सभी रेजिस्टेंसेस के पावर को ऐड कर दो। रेजिस्टेंस का पावर क्या है, आई स्क्वायर आर। तो जो पावर जनरेट होगी दोनों रेजिस्टेंसेस में, उन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, वही आएगी पावर आउटपुट, जो कि बल्ब जलाने के लिए काफी होगी। तो देखते हैं भैया पावर आउटपुट की वैल्यू, पहले इसे इतना नोट करो, 1 2 3 4 भाई पॉज करके नोट करो, जल्दी से पावर आउटपुट की वैल्यू निकालें कि आखिर ये पावर आउटपुट कैसे निकालते हैं। पावर आउटपुट इतना कठिन होगा नहीं, इसमें थोड़ा टेक्निकल था। इसको नोट करो भाई जल्दी से, हम अपने पावर आउटपुट को मैं हटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे भाई पावर आउटपुट की कहानी, कैसे हम जो है पावर जितना हमें मिला, ये तो भाई हमने दिया अपनी तरफ से, कितना हमने इनपुट लगाया। अब भाई जब किसी चीज में मेहनत करोगे तो उसका कुछ आउटपुट निकलता है। तो जो भी हमने इनपुट लगाया है पावर का, तो भाई पावर आउटपुट लेने की बारी आ गई कि कितना पावर हमें मिल सकता है। अभी उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्या क्या कहानी यहाँ पर आगे हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा भाई, बी वी बी नॉट वी नॉट। ठीक है, देखते हैं क्या लिख दो भाई। पावर इनपुट तो हमारा निकल गया है। अब हम देखेंगे आगे की कहानी कि आखिर हम आगे क्या क्या देख सकते हैं। इतना कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आगे की कहानी में, पावर आउटपुट भी आसानी से हमें निकाल लेना चाहिए। वैसे में क्या लिखो भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, हाँ ठीक है हटा देते, समझ तो गए हो ना। चलो तो हमारे एफ एक्सटर्नल की क्या वैल्यू आई थी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट। चलो भैया हाँ ये भी ठीक है, एफ एम इक्वल टू, हाँ सुनो अब हमें निकालना है पावर आउटपुट। अब हमें क्या निकालना है, पावर आउटपुट। अब भैया पावर आउटपुट क्या है, सीधी बात है, जो हमारे रेजिस्टेंसेस का पावर है उन दोनों को ऐड कर देंगे। पावर आउटपुट हमारा क्या होता है, पावर आउटपुट हमारा क्या होता है, पावर आउटपुट हमारा होता है पावर जनरेटेड इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस पावर जनरेटेड इन रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब जो पावर जनरेट होगी इस कैपिटल आर वाले रेजिस्टेंस में और जो पावर जनरेट होगी स्मॉल आर वाले रेजिस्टेंस में, इन दोनों पावर्स को ऐड करो, वही हमारी पावर आउटपुट निकल के आएगी। तो हमारी जो पावर आउटपुट होती है वो क्या होती है, पावर आउटपुट हमारी होती है कितना, पावर इन कैपिटल रेजिस्टेंस प्लस पावर इन स्मॉल रेजिस्टेंस। अब पावर इन कैपिटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, जो हमारा कैपिटल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कितनी पावर रजिस्टर में जनरेट हो रही है, कितनी पावर रेजिस्टेंस में जनरेट हो रही है, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, आई स्क्वायर इंटू आर। उतना ही इसके लिए भी आई स्क्वायर इंटू आर। भाई जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, रजिस्टर के रेजिस्टेंस है, करंट दोनों में आई फ्लो हो रहा है, दोनों रजिस्टर में। इस रजिस्टर की वैल्यू कैपिटल आर, इस रजिस्टर की वैल्यू स्मॉल आर, तो दोनों को ऐड करो, आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर। अब आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो आई स्क्वायर को बाहर ले लो, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ध्यान से देखो भाई, आई का वैल्यू हमने क्या निकाला, अब देख करंट का वैल्यू क्या निकाला है, बी इंटू वी नॉट। ठीक है, हमने क्या निकाला है, बी इंटू वी नॉट अपॉन एल। ठीक है, बी इंटू वी नॉट। ठीक है, इसको हम यहां लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लो, एफ एक्सटर्नल क्या हमारा है, आई बी एल था। चलो हाँ अब सुनो देखो, हाँ क्या हमने कहा, करंट की वैल्यू हमारी क्या है, बी वी नॉट एल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो बी आई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बी वी नॉट एल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट में इसका हम लिखे होल स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर है, इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमने कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब भैया ये स्क्वायर से एक मर गया पूरा, ये अब नीचे तो दो आर प्लस आर था, स्क्वायर था, तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पूरा खत्म हो गया, नीचे एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा क्योंकि स्क्वायर था। तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा, हमारा वैल्यू निकल के कितना आएगा, हमारी वैल्यू निकल करके आएगी बी स्क्वायर
वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये होगी हमारे पावर आउटपुट की वैल्यू। तो पावर आउटपुट हमारा कितना आ गया भैया, बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारे पावर आउटपुट का वैल्यू है। किसका वैल्यू भैया, ये हमारे वैल्यू है पावर आउटपुट की वैल्यू। क्या आई है, बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। ये आई हमारी वैल्यू। किसकी वैल्यू भाई, पावर आउटपुट की वैल्यू। यानी हमने इनपुट कितना दिया था, इनपुट भी हमने इतना ही दिया था ना, नोट करे थे कि नहीं। हमारी पावर इनपुट की भी वही वैल्यू थी। हमारे पावर इनपुट की भी क्या वैल्यू यही थी, बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। भाई जितनी पावर इनपुट लगाओगे उतनी ही पावर आउटपुट मिली। भैया ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड नहीं कर रहा, ध्यान सुनो। जितनी पावर हमने इनपुट लगाई उतनी पावर आउटपुट में मिली। यानी कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड किया, यानी जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हो, हमने कुछ मैकेनिकल एनर्जी लगाई थी, रॉड को डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस, ठीक है, तब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर करंट इंड्यूस हुआ, फिर यहां पर बल्ब लगा तो बल्ब जल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुछ पावर इनपुट लगाया यानी मैकेनिकल एनर्जी करी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या दे रही है, बल्ब को जला के दे रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया। बल्ब का जलना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो हमने रॉड को dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया था dt टाइम में, वो था मैकेनिकल एनर्जी। भाई मैकेनिकल वर्क किया तो हमारी मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे पता चला, क्योंकि जब हमारा रॉड dx डिस्टेंस मूव करेगा dt टाइम में तब बल्ब जल गया ना। इसका मतलब हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया, रॉड को dx डिस्टेंस मूव करा के, और वो मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया। कैसे पता चला, ऐसे पता चला क्योंकि रॉड अगर यहाँ बल्ब लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा मैकेनिकल वर्क था, ध्यान से भाई, जो भी हमारा यहाँ मैकेनिकल वर्क था, जो भी हमारा यहाँ मैकेनिकल वर्क था वो किस में बदल गया, वो बदल गया हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदल गया भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में बदल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं, मैकेनिकल वर्क बदला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो भाई इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं, यहाँ मिला हुआ है दोनों, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो भाई, तो हटाए पावर आउटपुट पावर इनपुट, समझ में आ गया। पावर आउटपुट भी इतना, पावर इनपुट भी इतना, हटा दें पक्का। पावर आउटपुट क्या है, पावर इन कैपिटल आर रेजिस्टेंस प्लस पावर इन स्मॉल आर रेजिस्टेंस, ठीक है, हटा दे भैया। चलो हो गया काम, हटा दे, चलो हटाने जा रहा हूं भाई। तो इस तरीके से हमने जो है चीजों को देखा, और हमने पावर इनपुट भी निकाल लिया और हमने पावर आउटपुट भी निकाल लिया, और हमारे दोनों की वैल्यू क्या आ गई, हमारे दोनों चीजों की वैल्यू बराबर आ गई। जो हमारा पावर इनपुट था वो बराबर आ गया पावर आउटपुट के, यानी पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट। जो भी हमारा पावर आउटपुट था वो पावर इनपुट के बराबर आया। इसका मतलब जो भी हमारा मैकेनिकल वर्क था, ठीक है, जो भी हमारा मैकेनिकल वर्क था वो किस में बदल गया, वो बदल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदल गया भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे पता चला भाई, क्योंकि हमने जब रॉड को dx डिस्टेंस मूव कराया तो यहां पर अगर बल्ब लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह अगर कोई बल्ब लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई, और हमने जो है सारी कहानी को समझ लिया कि आखिर क्या क्या यहाँ कहानियां बन सकती हैं। तो भाई हटाऊं मैं, नोट कर लो, पावर आउटपुट पावर इनपुट के बराबर आया है। ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू, करंट इंड्यूस की वैल्यू, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू, जिसकी वजह से रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा, पावर आउटपुट पावर इनपुट सब निकाल लिया। तो भाई ये था बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल जिसे हमने देखा। इसको मैं यहाँ बना दूं, देखो देखो, ये देखो, ये ऐसे था प्लस माइनस, ठीक है, ये स्मॉल आर था इस तरीके से, ठीक है। तो ये बैटरी बन गया था। तो भाई मैं हटता हूं इसे, नोट करो 1 2 3 4, पॉज करके नोट करो भाई, हो गया क्या, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भाई, हो गया। आ जाओ भाई, चलो आ रहा हूं। तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम मोशनल ईएमएफ के ऊपर और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।